Hello everyone. Today we are going to start a third chapter, that is pair of linear equations in two variables. चैप्टर को शुरू करने से पहले हम उसकी हेडिंग को समझने की कोशिश करते हैं. इस हेडिंग का क्या मतलब है. तो हेडिंग का सबसे पहला वर्ड है हमारा पेयर. इसका मतलब तो आप सभी को पता होगा. पेयर का मतलब क्या होता है? टू, है ना, जोड़ी. देन कम्स लीनियर इक्वेशन. इसका क्या मतलब है? चलिए देखते हैं इसका क्या मतलब है. सबसे पहले हम इक्वेशन को समझने की कोशिश करेंगे. इक्वेशन के अंदर एक वर्ड छुपा हुआ है, उसको ध्यान दीजिएगा आप. इट इज इक्वल. अब इसका क्या यूज है आगे देखेंगे इसको. आपने सेकेंड चैप्टर में पॉलिनोमियल्स पढ़ा था. पॉलिनोमियल्स क्या होता है? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन वन और मोर वेरिएबल्स इन विच द पावर्स ऑफ द वेरिएबल्स आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स. मतलब एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, उसमें एक वेरिएबल भी हो सकता है, दो वेरिएबल भी हो सकता है. आप जितने चाहे उतने वेरिएबल यूज कर सकते हैं. कंडीशन ये थी कि जो वेरिएबल्स के पावर है वो क्या होना चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए. ओके, उसको हम पॉलिनोमियल बोलते थे. तो अगर जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, मैंने कहा कि x प्लस वाई, तो ये क्या हो गया? ये एक पॉलिनोमियल हो गया. अगर मैं किसी पॉलिनोमियल को इक्वेट कर दूं किसी कांस्टेंट के बराबर, अगर मैं पॉलिनोमियल में ये इक्वल टू का साइन यूज कर दूं और किसी एक नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है, इवन जीरो भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है, कोई भी नंबर की इक्वेट कर दूं, तो उसको हम बोलेंगे इक्वेशन. तो आपको यहाँ डेफिनेशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए एक इक्वेशन क्या होता है. अब देखिए, ये x प्लस वाई क्या है? यहाँ पे एक पॉलिनोमियल है. कितने वेरिएबल्स में? दो वेरिएबल्स में. अगर मैं यहाँ पर इक्वल टू लगा के 2 लिख दूँ या 5 लिख दूँ, कुछ भी लिख दूँ, तो ये क्या कहलाएगा? अब ये पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा, ये कहलाएगा इक्वेशन. तो और एग्जांपल देखते हैं हम. 2x प्लस जेड, ये एक पॉलिनोमियल है. मैंने इक्वल टू लगाया और एक कांस्टेंट लिख दिया उसके बराबर, तो ये अब क्या बन चुका है? इक्वेशन. ऐसे देखिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, ये भी एक इक्वेशन है. एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये क्या हो गया? हमारा इक्वेशन हो गया. अगर आपसे कोई पूछे कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, बस इतना पूछे, ये क्या है? तो ये क्या हो गया? पॉलिनोमियल हो गया. यहाँ पे इक्वल टू और ये 0 लिखने की वजह से ये क्या बन गया? पॉलिनोमियल, एक इक्वेशन बन गया. तो इक्वेशन क्या होता है? अगर कोई पॉलिनोमियल को मैं इक्वेट कर दूं किसी कांस्टेंट के बराबर, तो वो पॉलिनोमियल क्या बन जाता है? एक इक्वेशन बन जाता है. अब देखिए लीनियर इक्वेशन. लीनियर इक्वेशन लीनियर पॉलिनोमियल से बनता है. अब लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? सेकंड चैप्टर में हमने पढ़ा था उसको. एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी हो? 1 हो, है ना. तो यहाँ देखिए इक्वेशन की डेफिनेशन मैंने यहाँ लिखी है, एनी पॉलिनोमियल इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट. यहाँ एनी पॉलिनोमियल की जगह यहाँ कौन सा पॉलिनोमियल होगा? लीनियर पॉलिनोमियल. ओनली लीनियर पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं यहाँ पे. तो लीनियर पॉलिनोमियल इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट, तो ये क्या बन जाएगा? लीनियर इक्वेशन. अब देखिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1. अब यहाँ देखिए x प्लस वाई, ये लीनियर है क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है? 1 है ना. x की भी पावर 1 है और y की भी पावर 1 है, तो इसकी डिग्री तो 1 है, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल हो गया. इक्वल टू 1 मैंने कर दिया, तो अब ये क्या बन चुका है? एक लीनियर इक्वेशन बन चुका है. इसी तरीके से देखिए, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये भी एक लीनियर इक्वेशन है. x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2, ये भी एक लीनियर इक्वेशन है ना. अब देखिए, हमने समझ लिया पेयर. पेयर क्या होता है? जोड़ी, मतलब 2, है ना. और लीनियर इक्वेशन समझ लिया हमने क्या होता है? इन टू वेरिएबल्स. तो आपके चैप्टर में जो लीनियर इक्वेशंस है उसमें सिर्फ 2 ही वेरिएबल यूज होंगे. अब वो कुछ भी हो सकता है, आपको जो लेना है वो ले सकते हैं आप. ओके, ओनली 2 वेरिएबल्स आपको यूज करना है. नाउ लेट अस सी द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स. एक लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स वाला, उसका क्या स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो देखते हैं हम. इट इज ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0. ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है. ओके, वेयर x एंड y आर वेरिएबल्स. x और y हमारे वेरिएबल्स हैं. a b c आर रियल नंबर्स. a और b और c ये हमारे क्या हैं? रियल नंबर्स हैं. रियल नंबर्स क्या होते हैं इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं पहले चैप्टर में, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन, हमारा रेस्ट्रिक्टिंग कंडीशन इसको कहते हैं,
a इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड b इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये कंपल्शन है, a और b 0 नहीं होने चाहिए। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये एक लीनियर इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि एक लीनियर पॉलिनोमियल है। देखिए 2x प्लस 3y प्लस 5, इतना देखिए ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है क्योंकि इसकी डिग्री 1 है ना, और मैंने यहाँ पे इक्वल टू 0 कर दिया तो एक इक्वेशन बन गया। इस तरीके से मेरा ये क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन हो गया। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि x और y है, दो वेरिएबल है, तो ये क्या हो गया हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हो गया। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। ये एक लीनियर इक्वेशन है, टू वेरिएबल्स है, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए सारे टर्म्स एक ही तरफ है लेफ्ट हैंड साइड में। उस तरीके से अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे तो ये होगा x प्लस वाई एंड 7 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -7 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। अगर आपसे कहा जाए कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए तो आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिएगा, वरना आप नॉर्मली लिख सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे आपने ध्यान दिया होगा, मैंने बोला था कि बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है ये, a शुड नॉट बी इक्वल टू 0 एंड b शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ये क्यों नहीं होना चाहिए? एक एग्जाम्पल देखिए, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर मैं लिखना चाहूँ आपको समझाने के लिए, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x प्लस 0 इंटू वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि b की वैल्यू यहाँ पे 0 है, इसीलिए y गायब हो गया, है ना। अगर मैं इसे पूछूं आपसे कि ये लीनियर इक्वेशन है तो आप कहेंगे हाँ ये लीनियर इक्वेशन है। अगर मैं आपसे पूछूं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है तो आपका जवाब क्या होगा? नहीं होगा ना। देखिए यहाँ पे दो वेरिएबल तो आपको दिख ही नहीं रहे, एक ही वेरिएबल दिख रहा है। इसीलिए बोला था मैंने आपको कि a एंड b शुड नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि हमारा चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का चैप्टर है, इसीलिए यहाँ पर दो वेरिएबल होना चाहिए। इसलिए हम कहते हैं कि a एंड b शुड नॉट बी इक्वल टू 0। यहाँ पे तो b की वैल्यू 0 हो गई थी। एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें a की वैल्यू 0 हो, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं y इक्वल टू 5, इस तरीके से कह सकते हैं। तो यहाँ पर a की वैल्यू 0 है क्योंकि यहाँ पे 0 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इस फॉर्म में लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ पे a की वैल्यू 0 हो जाएगी, इसका मतलब y इक्वल टू 5 जो है हमारा लीनियर इक्वेशन तो है, लेकिन टू वेरिएबल्स का नहीं कहलाएगा, वो वन वेरिएबल का कहलाएगा। इस तरीके से आपने देखा कि लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल्स क्या होते हैं। अब फुली समझने की कोशिश करते हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होता है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का मतलब होता है आपको साइमल्टेनियसली एक साथ दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स दी जाएंगी। इसका बस इतना सिंपल सा मतलब है। अब हम देखते हैं ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमें कैसा ग्राफ मिलेगा ये हम देखते हैं, वेदर इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन और ए कर्व। एक नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो हमारा जो अभी कंक्लूजन आएगा वो उसका आंसर होगा। अब देखिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ये एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एग्जाम्पल है ना। और इसका हम ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं। तो ग्राफ को प्लॉट करना आपने 9th क्लास में सीखा होगा। तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यूज़ को मैं अपनी तरफ से एज्यूम कर रहा हूँ और उसके करस्पॉन्डिंगली y की वैल्यूज़ निकाल लेता हूँ। तो देखिए लेट x इज इक्वल टू 0, तो इस इक्वेशन में मैंने x की जगह 0 डाल दिया, तो मेरे पास आ गया 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, दैट गिव्स y इक्वल टू 5। x इक्वल टू 0 डालने पर मुझे y की वैल्यू क्या मिली, 5। इसी तरीके से मैं x की वैल्यू 1 एज्यूम कर लेता हूँ और y की वैल्यू निकाल के देखता हूँ। तो मेरे पास आएगा 1 प्लस y इज इक्वल टू 5। 1 वहाँ जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4। तो x इक्वल टू 1 पर y की वैल्यू कितनी आ गई, 4। अब देखिए लेट y इज इक्वल टू 0। ये ज़रूरी नहीं है कि आप x की वैल्यू को ही एज्यूम करें, आप किसी की भी वैल्यू एज्यूम करिए, दूसरे की वैल्यू करस्पॉन्डिंगली निकाल लीजिए। तो मैंने y की वैल्यू 0 को माना है, तो x की वैल्यू निकाल के देखते हैं। तो x प्लस 0 इज इक्वल टू 5, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5।
3 पॉइंट्स काफ़ी है, एक्चुअली मिनिमम 2 पॉइंट्स ही काफ़ी होते हैं ना, आपको पता है विथ 2 पॉइंट्स वी कैन ड्रॉ अ लाइन, है ना। अब देखिए जो मैंने वैल्यूज़ यहाँ निकाली हैं, x इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू 5, x इक्वल टू 1 पर y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू 5, इसको मैं एक टेबुलर फॉर्म में लिख लेता हूँ। तो मैंने इस तरीके से लिख लिया यहाँ पर इसको कि x की वैल्यूज़ पे देखिए 0 पर 5 है, 1 पर 4 है, y की वैल्यू 0 पर x की वैल्यू 5 है। अब हम इसको प्लॉट करते हैं। ओके, अब देखिए 0 5, x की वैल्यू 0 होने पर y की वैल्यू कितनी है 5 है, तो ये रहा हमारा पॉइंट ऑन y एक्सिस, है ना। दूसरा देखिए 1 4, दैट मीन्स x की वैल्यू 1 पर y की वैल्यू 4 है, ये रहा आपका पॉइंट। y की वैल्यू 0 पर x की वैल्यू 5 है, दैट मीन्स ऑन x एक्सिस आपके पास ये रहा ये पॉइंट। इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन करके मैंने एक लाइन बनाई है, यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो आपने देखा कि एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का जब मैंने ग्राफ प्लॉट किया तो आपको कैसा ग्राफ मिला, एक स्ट्रेट लाइन मिला। तो हमारा कंक्लूजन क्या हुआ, द ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स इज अ स्ट्रेट लाइन। तो ये आपका कंक्लूजन हो गया। तो एक नंबर में ये पूछा जा सकता है कि एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का जो ग्राफ हम प्लॉट करते हैं उसका नेचर कैसा होता है, तो आपका आंसर होगा इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन। चलिए हमारा पहला एग्जाम्पल शुरू करते हैं। एग्जाम्पल 1 सेज, लेट अस टेक द एग्जाम्पल गिवन इन सेक्शन 3.1, Akhila goes to a fair with ₹20 and wants to have rides on the giant wheel and play hoopla. Represent this situation algebraically and graphically. अब देखिए आपको ये एग्जाम्पल दे रखा है क्वेश्चन करने के लिए, जिसमें ये बोला गया है कि एक सेक्शन 3.1 में एक एग्जाम्पल यूज़ किया है। पेज नंबर 38 पे आपकी बुक में जो स्टार्टिंग ही है इसका चैप्टर का, वहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखा है अखिला का। उसको देखकर आपको एक एल्जेब्रिक इक्वेशन बनानी है। ओके, देखिए वो एग्जाम्पल मैंने यहाँ कोट किया है, देखिए यहाँ पे, अखिला वेंट टू अ फेयर इन हर विलेज, शी वॉन्टेड टू एन्जॉय राइड्स ऑन द जाइंट व्हील and play hoopla. What is hoopla? It is a game in which you throw a ring on the items kept in a stall, and if the ring covers any object completely, you get it. The number of times she played hoopla is half the number of rides she had on the giant wheel. If each ride costs ₹3 and a game of hoopla costs ₹4, how would you find out the numbers of rides she had and how many times she played hoopla, provided she spent ₹20? चलिए क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। अखिला वेंट टू अ फेयर इन अ विलेज, मतलब अखिला एक गांव में एक मेला में गई। ओके, शी वॉन्टेड टू एंजॉय द राइड्स ऑन द जाइंट व्हील एंड प्ले होपला। वो एक जाइंट व्हील मतलब एक झूला होता है ना गोल वाला ऐसा जिसमें लोग झूलते हैं, उसको झूलना चाहती थी और एक गेम खेलना चाहती थी जिसका नाम है होपला। होपला क्या है? एक ऐसा गेम होता है जिसमें हम एक रिंग को फेंकते हैं और एक टेबल पे कुछ दूरी पर कुछ ऑब्जेक्ट्स रखे होते हैं। ओके, कोई टॉय हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, वहाँ पर उस रिंग को आप फेंकते हैं। अगर उस ऑब्जेक्ट पर वो रिंग गिर जाती है तो वो ऑब्जेक्ट आपका हो जाता है, नहीं तो आप हार जाते हैं। तो इस तरीके से वो जो अखिला है वो एक जाइंट व्हील पे झूला झूलना चाहती थी एंड एक गेम खेलना चाहती थी होपला। तो उन्होंने ये बताया है कि द नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड होपला इज हाफ द नंबर ऑफ राइड्स शी हैड ऑन द जाइंट व्हील। जितनी बार वो जाइंट व्हील पर उसने राइड ली है उसका आधा नंबर उसने होपला खेला है। फॉर एग्जाम्पल, अगर जाइंट व्हील उसने 10 बार राइड किया है तो होपला कितनी बार होगा? 5। ओके, तो आप समझ गए होंगे कि जो होपला है वो होपला का नंबर कितनी बार उसने होपला खेला है वो जाइंट व्हील पर जितनी बार उसने राइड किया उसका आधा नंबर होगा। ओके, तो एक आइडिया मिल गया आपको। तो आपके लिए ये सेंटेंस इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। इफ ईच राइड कॉस्ट ₹3, एक झूला झूलने पर आपको 3 रुपये देने पड़ेंगे, एंड अ गेम ऑफ होपला कॉस्ट ₹4, और जो गेम है उसमें आपको 4 रुपये देने पड़ेंगे।
तो आपको इतना इन्फॉर्मेशन दे रखा है और आपको ये भी दे रखा है कि प्रोवाइडेड शी स्पेंड ₹20, उसने 20 रुपये खर्च किए। ओके, तो आपको ये बताना है कि कितनी बार उसने झूला झूला है, कितनी बार उसने वो गेम खेला है। इसके लिए हम एल्जेब्रिक इक्वेशन बनाएंगे। जब हम एल्जेब्रिक इक्वेशन बनाते हैं उसको बोलते हैं सिचुएशन को रिप्रेजेंट करना एल्जेब्रिकली। ओके, फिर जब हम ग्राफ को प्लॉट करते हैं तो उसको बोलते हैं ज्योमेट्रिकली। आप समझ गए होंगे व्हाट इज एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। ओके, किसी सिचुएशन को वेरिएबल के फॉर्म में इक्वेशन में कन्वर्ट कर दें हम, उसको बोलते हैं एल्जेब्रिकली। ओके, एंड ज्योमेट्रिकली मीन्स उस लीनियर इक्वेशन को या जो भी इक्वेशन आपने बनाई है उसको प्लॉट करें हम ग्राफ पर, उसको बोलते हैं ज्योमेट्रिकली। चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे हम। सोल्यूशन देखिए, लेट नंबर ऑफ राइट्स बी एक्स। हम नंबर ऑफ राइट्स को एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं एंड नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड हुपला पी वाई। जितनी बार उसने हुपला खेला है वो वाई मान लेते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप एक्स या वाई वेरिएबल लेना चाहते हैं या ए या बी, जो आपको लेना है, ए टू जी आप कुछ भी ले सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, आपने अभी क्वेश्चन पढ़ा था उसमें क्या कहा था, ध्यान दीजिएगा। जो हुपला है उसने कितनी बार खेला है, जितनी बार उसने जाइंट व्हील पर राइड ली है उसका आधा, है ना। तो मैंने यहाँ लिखा है द नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड हुपला। हुपला किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, वाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इज का मतलब हो गया इक्वल टू, ओके, हाफ द नंबर ऑफ राइड्स शी टुक ऑन द जाइंट व्हील। तो जितना उसने जाइंट व्हील पर राइड लिया उसका आधा। तो एक इक्वेशन ये बन गई। अब देखिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम इक्वेशन को। ये 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो 2y इज इक्वल टू एक्स। अब देखिएगा, हालांकि मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बताया था, स्टैंडर्ड फॉर्म जब तक पूछा ना जाए तब तक आप मत लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन फिर भी मैं एक सजेशन दे देता हूँ आपको, हमेशा सारे वेरिएबल्स एक ही तरफ होने चाहिए, आइदर ऑन द लेफ्ट साइड और ऑन द राइट साइड। और कोशिश करिएगा कि x को पॉजिटिव रखें। ये नेसेसरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। ओके, कोशिश करिएगा कि x को पॉजिटिव रखें। तो मैं 2y को उधर ले जाता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, है ना। तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। ये हमारा पहला इक्वेशन बन गया। तो हमने इसको पहला इक्वेशन बना दिया। अब देखिए, एक सिचुएशन ये थी कि अगर अखिला राइड करती है जाइंट व्हील पर तो उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे, 3 रुपये देने पड़ेंगे। तो हमने ये माना है कि x बार उसने राइड्स ली है। ओके, जाइंट व्हील पर उसने x बार झूला झूला है, तो उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे, 3x, है ना। प्लस अब देखिए, हुपला अगर वो खेलती है तो उसको 4 रुपये देने पड़ेंगे। तो कितनी बार उसने हुपला खेला है, y बार खेला है, तो कितने रुपए देने पड़ेंगे उसको हुपला के लिए, 4y, है ना। दोनों को ऐड करेंगे तो वो कितने के बराबर आना चाहिए, 20 के बराबर, क्योंकि हमें बताया गया है कि शी स्पेंट 20 रुपीज़। अगर आपको ये वाला इक्वेशन समझ में नहीं आ रहा है तो इस तरीके से समझिए, मान लीजिए कि अखिला ने 10 बार जाइंट व्हील पर राइड किया। ओके, ये जाइंट व्हील का नंबर है, तो उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे, 30 रुपीज़ ना, क्योंकि एक बार झूलने के लिए उसको 3 रुपये देने पड़ेंगे। तो 10 बार झूलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 × 10। सिमिलरली यहाँ पे हमने 10 के जगह x लिया है ना, जो राइट्स है उसको हमने x से रिप्रेजेंट किया है, तो x 10 की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पर x आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे 3x आया। ओके, आई होप आपको क्लियर है ये। अब हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम पहले इक्वेशन को लिख लेते हैं, उसके बाद एक एक करके x की वैल्यूज़ डालते जाएंगे अपनी तरफ से और करस्पॉन्डिंगली y की वैल्यूज़ निकालते जाएंगे। ये नेसेसरी नहीं है कि आप x की वैल्यू ही डालें, ज़रूरी नहीं है। ओके, आप चाहें तो पहले y की वैल्यू डाल दीजिए और करस्पॉन्डिंगली उसकी x की वैल्यू निकाल लीजिए। तो लेट x इज इक्वल्स टू 0। हमने यहाँ पे इक्वेशन में x की जगह 0 डाला तो क्या आएगा, देखिए 0 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0। अगर आप इसे और सॉल्व करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, y इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 डालने पर y की वैल्यू क्या आई, 0 आई। अब देखिए x इक्वल टू 1 डालता हूँ मैं, तो यहाँ पे आएगा 1 माइनस 2y इज इक्वल टू 0। 2y वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 1 इक्वल टू 2y। ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो हाफ हो जाएगा। हाफ का मतलब कितना हो गया, 0.5। तो y की वैल्यू हो गई 0.5। तो इसको टेबुलेट कर लेते हैं हम।
x की वैल्यू जब हमने 0 डाली थी तो y की वैल्यू 0 आई, x की वैल्यू 1 डाली तो y की वैल्यू 0.5 आई। ओके, अब देखिए सेकेंड इक्वेशन के लिए देखते हैं। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। अब हम x की वैल्यू 0 डालते हैं पहले, तो 3 इंटू 0 हो जाएगा प्लस 4y इज इक्वल टू 20। तो 3 इंटू 0 तो 0 हो गया, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। 4y इज इक्वल टू 20, 4 वहाँ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी 5। इसी तरीके से अब मैंने y की वैल्यू 0 डाली है। ओके, तो अब देखिए 3x प्लस 4 इंटू 0 इज इक्वल टू 20, तो आपके पास बचा 3x इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू 20/3। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 6.6666, नॉन टर्मिनेटिंग होगा ये। ओके, तो उसको अप्रॉक्सीमेटली हम लिख सकते हैं 6.7। अब इसको टैबुलेट करते हैं। x की वैल्यू 0 डालने पर y की वैल्यू आई थी 5 एंड y की वैल्यू 0 डालने पर x की वैल्यू आई थी 6.7। अब हम इसको प्लॉट करके देखेंगे तो हमारे पास पहली इक्वेशन के लिए ये पॉइंट्स हैं एंड सेकेंड इक्वेशन के लिए ये वाले पॉइंट्स हैं। तो प्लॉट करके देखेंगे। अब इस ग्राफ को देखिए, ये आपकी बुक से लिया गया है। जब हम इसको प्लॉट करेंगे तो इस तरीके का ग्राफ बनेगा। अब देखिए पहली इक्वेशन के लिए हमारे पास वैल्यूज़ थी ये, है ना, 0 पर 0 0 0 हमारा एक पॉइंट है, तो वो हमारा ओरिजिन है, यहाँ पे ये रहा, हमने इसको प्लॉट कर दिया। अब देखिए सेकंड वैल्यू है हमारी, सेकंड कोऑर्डिनेट है हमारा 1,0.5, तो ये हो गया हमारा x एक्सिस पे 1 है और y पे 0.5, ये रहा हमारा पॉइंट अप्रॉक्सीमेटली, ये रहा। ओके, जब हम इसको ज्वाइन करेंगे तो इस तरीके का एक लाइन बनेगा। ओके, हमेशा जब लाइन बनाने के बाद उसकी इक्वेशन उस लाइन पर लिखिएगा ताकि एग्जामिनर को पता चले कि ये किस लीनियर इक्वेशन की लाइन है। ओके, नेक्स्ट देखिए सेकंड इक्वेशन का हमारा 0,5, 0 पर 5, देखिए ये रहा हमारा y एक्सिस पर 0,5। ओके, नेक्स्ट है हमारा पॉइंट 6.7,0, 6.7,0, तो ये हमारा 6.7,0 हमारे x एक्सिस पे आएगा, तो ये रहा हमारा ये पॉइंट। ओके, इसको ज्वाइन करेंगे तो आपको ये लाइन मिलेगा इस तरीके से। अब देखिए जब ये दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करेंगे, देखिए यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है 4,2 पर, देखिए x एक्सिस पे ये है 4 पे एंड y एक्सिस पे ये कहाँ पर है 2 पे, 4,2 पर ये इंटरसेक्ट कर रही है, तो आपका सोल्यूशन क्या हो जाएगा 4,2। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे आगे के एक्सरसाइजेस में। अभी आपका मेन मोटिव ये है कि आपको लीनियर इक्वेशन बनानी है एंड उसका ग्राफ प्लॉट करना है, तो इसके बारे में हम डिटेल में आगे की एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। ये एक तरीके से आपका वार्म अप सेशन है बुक के हिसाब से, ये आपको एक प्रिपरेशन करने के लिए कि लीनियर इक्वेशन कैसे बनाते हैं, उसका ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं, इसका प्रिपरेशन करा रहे हैं वो। ओके, एग्जाम्पल 2 देखिए। रोमिला वेंट टू अ स्टेशनरी शॉप एंड परचेज्ड 2 pencils and 3 erasers for ₹9. Her friend Sonali saw the new variety of pencils and erasers with Romila, and she bought 4 pencils and 6 erasers of the same kind for ₹18. Represent this situation algebraically and geometrically. क्वेश्चन में क्या कहा गया है? क्वेश्चन में कहा गया है रोमिला स्टेशनरी शॉप पे जाती है, वहाँ पर वो 2 पेंसिल्स एंड 3 इरेजर्स खरीदती है 9 रुपये के। ओके, टोटल मिला के 9 रुपये की खरीदती है। उसकी एक और फ्रेंड है सोनाली, उसने उसी तरीके के 4 पेंसिल एंड 6 इरेजर्स खरीदे। कितने रुपए के? 18 रुपीज़ के। आपको ये सिचुएशन एल्जेब्रिकली दिखाना है और ज्योमेट्रिकली दिखाना है। मैंने आपको पहले ही बताया था, एल्जेब्रिकली मतलब लीनियर इक्वेशन बनानी है आपको एंड ज्योमेट्रिकली मतलब आपको प्लॉट करना है इसको। तो देखिए, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी x रुपीज़ एंड द कॉस्ट ऑफ 1 इरेजर बी y रुपीज़। अब ये कैसे पता करेंगे हम किसको x माने किसको y? पिछले वाले क्वेश्चन में तो मैंने नंबर ऑफ राइट्स को माना था x, है ना। इस क्वेश्चन में मैं कॉस्ट को मान रहा हूँ। तो देखिएगा 2 पेंसिल और 3 इरेजर आपके पास है, तो नंबर तो आपको दे रखा है और कॉस्ट दे रखा है आपको टोटल का। तो इस तरीके से अगर आपको ये पता हो कि 1 पेंसिल और 1 रबर कितने का आता है, तो आप ये बता सकते हैं आसानी से कि 2 पेंसिल कितने का आ रहा है,
है ना। अगर मान लीजिए एक पेंसिल 5 रुपए की आती है तो 2 पेंसिल कितने की आ जाएगी, 10 रुपए की। तो हम यहाँ किसको मानेंगे, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, क्योंकि हमें एक पेंसिल की कॉस्ट पता नहीं है। हमें टोटल तो पता है कि 9 रुपये में उसने खरीदा है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि एक पेंसिल कितने रुपए की है ना। तो हमने कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल को x मान लिया एंड कॉस्ट ऑफ 1 इरेजर भी y रुपीज़। अब देखिए प्रॉब्लम के अनुसार हमारे पास क्या है, देखिए 2 पेंसिल्स, उसने 2 पेंसिल खरीदी तो कितने रुपए जाएंगे 2x, और 3 रबर्स खरीदे हैं तो कितना हो जाएगा 3y। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना टोटल आना चाहिए 9। तो ये हमारा हो गया पहला इक्वेशन। ओके, इसी तरीके से सोनाली के हिसाब से कितना क्या बनेगा हमारा, देखिए 4 पेंसिल उसने खरीदी तो कितना हो जाएगा 4x प्लस उसने 6 इरेजर्स खरीदी हैं तो 6y इज इक्वल टू टोटल उसका कितना था 18। तो इस तरीके से हमारा सेकेंड इक्वेशन बन जाएगा। बहुत ईजी है ये, एक तरीके से ये आपने 9th क्लास में भी आपने इसकी प्रैक्टिस कर रखी है। ओके, अब देखिए अब हम इसको प्लॉट करने के लिए क्या करेंगे, वैल्यूज निकालेंगे, कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। ओके, फॉर 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, इसके लिए हम पहले निकाल के देखते हैं। लेट x इज इक्वल टू 0, मैंने x की वैल्यू 0 डाली तो देखिए 2 इंटू 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 9। 2 इंटू 0 तो 0 हो गया, उसको लिखने की जरूरत है नहीं। 3y इज इक्वल टू 9 आपके पास बचा। 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा y इज इक्वल टू 9/3 विच इज़ 3। इसका मतलब आपने x की वैल्यू 0 डाली तो y की वैल्यू कितनी आई 3। अब हम y की वैल्यू 0 डाल के देखते हैं। तो y की वैल्यू 0 डाली तो मैंने क्या आएगा, देखिए 2x प्लस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 9। 3 इंटू 0 तो 0 हो गया, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो आपके पास बचा 2x इज इक्वल टू 9। अब ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो 9/2 कितना होता है 4.5। इसको टेबुलेट कर लेते हैं हम। x की वैल्यू जब मैंने 0 डाली तो y की वैल्यू 3 आई, एंड y की वैल्यू जब मैंने 0 डाली तो x की वैल्यू 4.5 आई। अब देखते हैं हम दूसरे इक्वेशन के लिए। सेकेंड इक्वेशन है हमारी 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18। अब यहाँ पर भी हम x की वैल्यू 0 डाल के देखते हैं पहले। 4 इंटू 0 प्लस 6y इज इक्वल टू 18। तो 4 इंटू 0 तो 0 हो गया, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो 6y इज इक्वल टू 18। 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो y इक्वल टू 18/6 हो जाएगा एंड y की वैल्यू हो जाएगी 3। तो x इक्वल टू 0 डालने पर y की वैल्यू कितनी आई 3 आई है। अब देखिए अब मैं y की वैल्यू डाल के देखता हूँ और x की वैल्यू निकालते हैं। एक्चुअली इसमें कोई वो नहीं है, लॉजिक नहीं है कि आप कौन सी वैल्यू डालना है, आपको जिससे ईजी वैल्यू आए, मतलब जो प्लॉट करने में थोड़ा आसान हो, पॉइंट्स में ना हो, तो ऐसी वैल्यूज आपको सब्स्टिट्यूट करनी है। आप रफ में करके देख सकते हैं इसको, जिससे आपको पॉइंट्स में वैल्यूज ना आए। अगर पॉइंट में आती है तो भी ईजी वैल्यूज आए, जैसे 2.5 है तो हम इसको आराम से प्लॉट कर सकते हैं। अगर आप ऐसा कोई नंबर लेके आ जाएं 6.253 इस तरीके से कोई नंबर लेके आएंगे तो उसको हम प्लॉट नहीं कर सकते, है ना। अब देखिए फॉर y इज इक्वल टू 1, 4x प्लस 6 इंटू 1 इज इक्वल टू 18। 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 18। 6 यहाँ पे प्लस हो रहा है, वहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 18 माइनस 6 कितना हो जाएगा 12। तो 4x इज इक्वल टू 12। 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 12/4 विच इज इक्वल टू 3। चलिए इसको टेबुलेट कर लेते हैं। जब हमने x की वैल्यू 0 डाली थी तो y की वैल्यू आई थी 3, एंड जब y की वैल्यू 1 डाली थी तो x की वैल्यू क्या आई थी 3। अब हम इसको प्लॉट करके देखेंगे। ओके, अब इसका ग्राफ देखिए। पहली इक्वेशन हमारी ये थी, जो नीचे लिखा हुआ हमारा पहला इक्वेशन था, उसको हम प्लॉट करते हैं। पहले देखिए 0,3, तो 0,3 हो गया हमारा y एक्सिस पे, ये रहा 0,3। ओके, एंड 4.5,0, तो ये हमारा x एक्सिस पे हो जाएगा 4.5,0। इसको जब आप प्लॉट करेंगे तो आपके पास इस तरीके की एक लाइन आएगी। ओके, और इस लाइन पर हम इक्वेशन का नाम लिखेंगे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि ये लाइन इस लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है। अब देखिए दूसरी इक्वेशन जो हमारा ऊपर लिखा हुआ है वो सेकंड इक्वेशन है। अब देखिए 0,3, तो 0,3 ये वही पॉइंट हो गया जो हमने अभी प्लॉट किया था। ओके, एंड 3,1 ये हमारा 3,1, इसको भी आप अगर ज्वाइन करेंगे तो ये कोइंसिडेंट लाइन होगी, एक के ऊपर एक होगी।
अब इसके बारे में क्या इसका मतलब है, इसके बारे में अभी हम डिटेल में बात नहीं करेंगे, हम अगले एक्सरसाइज में इसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, और यहाँ पर मैंने इसी लाइन पे दूसरी तरफ इस इक्वेशन का नाम लिख दिया। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिले। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। एग्जाम्पल 3 देखिए, ये आज का हमारा लास्ट एग्जाम्पल है। 2 रेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशंस x plus 2y minus 4 is equals to 0 and 2x plus 4y minus 12 is equals to 0. Represent this situation geometrically. अब देखिए, इसमें ऑलरेडी इक्वेशन दे रखी है, आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है और आपसे बोला गया है कि इसको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट कीजिए, मतलब आपको ग्राफ बनाना है। अगर हम इसे थोड़ा सा रियल लाइफ सिचुएशन से कंपेयर करके देखें तो रेल्स हैं ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं? रेल्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं। अब देखिए, जो रेल की पटरी होती है वो कैसी होती हैं? पैरेलल होती हैं, है ना। तो आप जब इन लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे तो आपको 2 लाइन ऐसी मिलेंगी जो कैसी होनी चाहिए? पैरेलल होनी चाहिए। चलिए देखते हैं हम इसको प्लॉट करके क्या पैरेलल लाइन्स हमको मिल रही हैं कि नहीं। पहली इक्वेशन है हमारी x plus 2y minus 4 इज इक्वल टू 0। अब देखिए, x की वैल्यू 0 पुट करके देखता हूँ मैं, तो 0 plus 2y minus 4 इज इक्वल टू 0। ओके, 4 यहाँ पे माइनस हो रहा है, वहाँ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 2y इज इक्वल टू 4। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी 2। अब देखिए, y की वैल्यू 0 डाल के देख लीजिए। y की वैल्यू 0 डालेंगे आप तो x प्लस 2 इंटू 0 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो आपके पास बचेगा x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, यानी कि x की वैल्यू हो गई 4। अब इसको टैबुलेट कर लेते हैं। जब मैंने x की वैल्यू 0 डाली तो y की वैल्यू कितनी आई? 2। एंड जब y की वैल्यू 0 डाली तो x की वैल्यू कितनी आई? 4। दूसरी इक्वेशन देखते हैं। 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। फॉर x इक्वल टू 0, x की जगह 0 डालता हूँ मैं यहाँ पे। 2 इंटू 0 प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो आपके पास बचा 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। 12 यहाँ माइनस हो रहा है, वहाँ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 4y इज इक्वल टू 12। एंड ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो 4 3 से 12 होता है, तो y की वैल्यू कितनी हो गई? 3। तो इस तरीके से आपने देखा x की वैल्यू 0 डालने पर y की वैल्यू कितनी आई? 3 आई। नाउ y की वैल्यू 0 डाल के देखते हैं। 2x प्लस 4 इंटू 0 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। 2x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। उसके बाद आपके पास आएगा, देखिए 12 वहाँ जाएगा तो ऐड हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू 12। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 6। इसको टैबुलेट कर लेते हैं। x की वैल्यू जो मैंने 0 डाली थी तो y की वैल्यू कितनी आई? 3। एंड y की वैल्यू 0 डालने पर x की वैल्यू कितनी आई? 6। अब इन दोनों को हम प्लॉट कर लेते हैं, ग्राफ पर प्लॉट करके देखते हैं क्या हमें पैरेलल लाइन मिल रही है कि नहीं। इसको देखते हैं। अब इस ग्राफ को देखिए, पहले इक्वेशन की वैल्यूज़ को हम प्लॉट करके देखते हैं। तो पहली वैल्यूज़ क्या है हमारी? 0,2। तो ये रहा हमारा 0,2। ओके, एंड 4,0। तो ये हो गया हमारा 4,0। जब हम इसको ज्वाइन करेंगे तो आपको इस तरीके की एक लाइन मिलेगी जो ऑलरेडी बनी हुई है। ओके, और फिर क्या करना होता है हमें? उस लाइन पर कहीं भी आप उस लीनियर इक्वेशन को लिख दीजिए ताकि ये पता चल जाए कि इस लीनियर इक्वेशन की ग्राफ ये है। ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब देखिए, अब हम सेकेंड इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं। तो हमारे पास पहला पॉइंट है 0,3। तो 0,3 ये रहा। ओके, फिर दूसरा पॉइंट है आपका 6,0। तो ये x एक्सिस पे है, देखिए 6,0। जब आप इसको प्लॉट करेंगे तो आपको इस तरीके की एक लाइन मिलेगी। और उसके बाद क्या करना है आपको? इक्वेशन का नाम उस लाइन पर कहीं पे भी लिख दीजिए। ये रहा 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो आप देख रहे होंगे कि ये आपको कैसी लाइन मिल रही है? पैरेलल लाइंस मिल रही हैं। ओके, अब तक आपने 3 एग्जाम्पल किए हैं। पहले एग्जाम्पल में आपने देखा कि जो हमने ग्राफ बनाया था वो इंटरसेक्टिंग लाइंस दिखा रहा था। एंड सेकेंड एग्जाम्पल में आपको कोइंसिडेंट लाइंस मिली थी। कोइंसिडेंट का मतलब एक के ऊपर एक लाइन थी। थर्ड एग्जाम्पल में आपने देखा कि एक पैरेलल लाइंस मिली हैं आपको। इन सब का एक मतलब होता है कि अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं तो आपकी सॉल्यूशन किस तरीके का आएगा
या कितने सॉल्यूशन आएंगे या पैरेलल होंगे तो इसका क्या मतलब है, इन सब के बारे में हम डिटेल में सेकंड एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। अभी फर्स्ट एक्सरसाइज का मोटिव ये है आप किस तरीके से एक लीनियर इक्वेशन को बनाएंगे और उसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो आप इस तरीके से प्रैक्टिस करके देखिएगा। अगले वीडियो में हम फर्स्ट एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे।